नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हर बार जिसकी हम बात करते हैं और वही वापस हो जाता है, यानी कि बार बार पेपर लीक को लेकर के किस तरीके से इन सब सवालों के बीच में हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। इस बार एनटीए की जो परीक्षा है नीट की, उसका जब पेपर फिर से इस तरह से लीक होने की बात सामने आई तो जांच भी की जा रही है और इस जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान से जो इनपुट मिले और उसके बाद उसके आधार पर एनटीए की तरफ से यह फैसला किया गया कि सही समय पर इसे रद्द करने की बात कही गई। यह भी कहा गया कि परीक्षा दोबारा होगी। लेकिन सवाल इससे आगे का है, आगे का यह कि जब देश के किसी कोने में किसी गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का बेटा तैयारी करता है और इस मेहनत के बाद में सब कुछ घर से देकर के उसे कोचिंग करवाते हैं, पढ़ाते हैं और ये सोचते हैं कि उनका बेटा डॉक्टरी की परीक्षा पास करेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन जब बेटा पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करके के एग्जाम देता है और एग्जाम देकर के जब बाहर निकलता है तो कहते हैं कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा दोबारा होगी, तब उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी। इन पेपर लीक माफियाओं के बुरे दिन कब आएंगे, ये सवाल आज पूरा राजस्थान पूछ रहा है। और देश की सबसे बड़ी इस परीक्षा में पेपर लीक एजेंसी और हमारे सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सीबीआई अब इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। इसमें कई खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन पेपर लीक पर लगाम कब लगेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। और आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। रिपोर्ट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला। गैस पेपर बनाकर राजस्थान समेत कई राज्यों में पहुंचा। जमवा रामगढ़ के 2 भाइयों का नाम, 30 लाख में खरीदा पेपर। नीट मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, नई संस्था के गठन की मांग। इसकी पूरी गहराई से जांच हो और जुडिशियल इंक्वायरी हो, कोर्ट की देखरेख में पूरा मामला ये जो आना चाहिए, क्योंकि बार बार और ये तो नीट की तो लगातार ही पेपर जो है लीक होते जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन। नीट का जो मामला है वो बहुत गंभीर मामला रहा है और जो पकड़ा गया है बीजेपी का जो नेता है, कहते हैं उनके परिवार के 5 लोगों की नौकरी पहले लग चुकी है। तो ये जांच का विषय है। ये बिना मतलब का कांग्रेस सरकार को बदनाम करते हैं, ये खुद एक्सपोज हो गए हैं। नीट परीक्षा रद्द होने पर सियासत तेज। नीट पेपर लीक, सिस्टम होगा ठीक। तो नीट पेपर लीक हुआ तो सवाल ये उठा कि सिस्टम आखिर कब और कैसे ठीक होगा। आज इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं आप सबका। हमारे साथ योगेंद्र जोशी साहब हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर लिपिका शर्मा, वकील हैं, आप एडवोकेट हैं। आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन लिपिका जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि हमेशा पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है, फिर जांच एजेंसियां कई तार जोड़ते हुए कई लोगों को गिरफ्तार करती है और कुछ दिनों बाद उनकी जमानत हो जाती है। फिर एक अगली परीक्षा इन परीक्षा माफिया के भेंट चढ़ जाती है। कानूनी तौर पर हम इसे समझना चाहते हैं कि पेपर लीक करने वालों को क्या सजा होती है और क्या इसमें व्यवस्थाएं अभी तक कमजोर है कि भय नहीं है इस तरह के परीक्षा माफिया में रोजाना फैल ही रहा है कम होने के बजाय। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं इस बात को थोड़ी सी बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। आज जो मुद्दा देश के सामने है वह सिर्फ परीक्षा का विवाद नहीं है, बल्कि करोड़ों छात्रों के विश्वास और संविधान के आर्टिकल 41 जो कि समानता के अधिकार की बात करता है और आर्टिकल 21 जो गरिमापूर्ण जीवन और निष्पक्ष अवसर के अधिकार की बात करता है, दोनों का प्रश्न है। नीट केवल एग्जाम नहीं होता, ये लाखों परिवारों के सपनों का प्रवेश द्वार होता है। अगर इस प्रक्रिया की पवित्रता पे सवाल उठ रहा है तो ये पूरा संवैधानिक ढांचा प्रभावित होता है। तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मेन इश्यूज हैं। सबसे बड़ा कानूनी प्रश्न है, क्या पेपर लीक एक सिस्टेमिक फेलियर है या आइसोलेटेड इंसिडेंट है। एज पर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आइसोलेटेड इंसिडेंट तो है ही नहीं, ये सिस्टमेटिक फेलियर है क्योंकि रिपीटेडली पेपर लीक्स हो रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कोर्ट के सामने है, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संस्थागत सुधार क्या हो, जो आपने पूछा। अब मैं इसको शुरू इसी तरीके से करूंगी कि याचिका में मेनली क्या मांगे हैं।
एनटीए को हटाने की मांग है, दूसरी मांग है सुप्रीम कोर्ट मेंशन री एग्जामिनेशन की, तीसरी मांग है सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट की, और चौथी है नेशनल इंटीग्रिटी कमीशन की। मेरा मानना है एज अ पेरेंट ऑफ 18-year-old सन, मेरा मानना है ये भावनात्मक मांगे नहीं है बिल्कुल भी, इनके पीछे संवैधानिक आधार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी बहुत सारे मामलों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ट्रांसपेरेंसी की बात कर चुका है। अगर मैं सीधा कानूनी दृष्टिकोण पे आऊं तो डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हाई पावर्ड कमेटी बने। यह लीगली सस्टेनेबल डिमांड है जो कोर्ट के सामने रखी गई है, ये लीगली सस्टेनेबल है, और सुप्रीम कोर्ट कई संवेदनशील मामलों में एसआईटी बिठा चुका है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी में साइबर एक्सपर्ट बिठाए, फोरेंसिक साइंटिस्ट बिठाए, और टेक्निकल ऑडिटर्स को शामिल करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज की आवश्यकता है। आजकल टेक्नोलॉजिकल के जमाने में एग्जामिनेशन फ्रॉड अब ट्रेडिशनल नहीं रहा है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। जो आप बात कर रहे हैं लीगल दृष्टिकोण से, क्या इसकी कोई सजा नियुक्त होनी चाहिए? मेरा मानना है बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इट इज नो मोर अ लिमिटेड एरिया, इट्स अ ऑर्गेनाइज क्राइम। हैंस जरूरी हो जाता है कि एनक्रिप्टेड डिजिटल पेपर डिलीवरी सिस्टम हो, ब्लॉकचेन बेस्ड ऑडिट ट्रायल हो, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और एआई बेस्ड एनोमली डिटेक्टिव सिस्टम हो। ये सब टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है। इसको सिंप्लीफाई करते हुए मैं कहूंगी, जो ये पेपर की मूवमेंट होती है फिजिकली, जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन है, उसको हम ड्रास्टिकली रिड्यूस करके बिल्कुल जीरो करके सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं बायोमेट्रिक बेसिस पे। अगर मैं अब एनटीए की बात करूं तो रीस्ट्रक्चर करने की जो मांग हुई है पिटीशन में, वह कानूनी रूप से कोर्ट सीधे किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को अबॉलिश नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ पिटीशन, बट कोर्ट के पास जरूर ये सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक कोर्ट है, उसके पास ये अधिकार है कि वो पॉलिसी डोमेन में एग्जीक्यूटिव को रिकमेंडेशन दे, सरकार को रिफॉर्म डायरेक्शन दे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात करे, और इंस्टीट्यूशन ओवरऑल की डिटेल्ड रिकमेंडेशन एंड गाइडलाइंस वो सरकार को बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि ये रिपीटेड लैप्स है और ये सिद्ध हो चुका है, और कोर्ट ये कह सकता है कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर हैज फेल्ड टू इंस्पायर पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ, ये भविष्य के हमें बहुत अच्छे डॉक्टर चाहिए, हमारे डॉक्टर्स दुनिया में जाने जाते हैं, हम मेडिकल टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं, पर अगर हम बच्चों के सिलेक्शन में कि कौन डॉक्टर बनेगा वही प्रक्रिया में लैप्स है, तो वो बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है एज अ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और एज अ पेरेंट एज वेल, कि हाँ सिस्टम में ओवरऑल की जरूरत है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। अगर मैं प्रेजेंट स्टेटस में आपकी बात का जवाब देते हुए फर्दर दो चीजें पॉइंट आउट करूंगी क्विकली। मैं वापस आ जाऊं, एक बार मैं एक टिप्पणी ले लूं जोशी साहब के भी, योगेंद्र जोशी जी भी, क्योंकि पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं और पुलिस की जांच बार बार होती है। जोशी साहब, जांच होती है, कई खुलासे होते हैं, और फिर पता चलता है अगला पेपर फिर परीक्षा माफिया की भेंट चढ़ गया। तो ये सिस्टम में खामी है, क्या है सर, कैसे देख रहे हैं इसे आप? एसओजी ने जब जांच शुरू की राजस्थान में तो सीकर तक पहुंची, सीकर से पता चला कि जमोरामगढ़ के दो भाई हैं, उन्होंने 30 लाख में पेपर खरीदा हरियाणा के उस एक आदमी से, और जब दोनों भाइयों को उठाया तो उन्होंने बताया उन्होंने पेपर हरियाणा से खरीदा, हरियाणा वाले को उठाया तो उसने कहा नासिक से, और नासिक वाले ने तो कह दिया कि उसने देश में कई जगहों पर बेचा है। जोशी साहब। हेमंत जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन एक कानून और कानून का प्रोसीजर 1861 का है ये, इसमें जब तक आप परिवर्तन नहीं करोगे अब तो अपराधी को सजा नहीं मिलेगी। अब तो कह दिया कि हमने खुद की धाराएं बना दी, और क्या चाहिए? अरे नहीं 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 नहीं, ये सब कहने की बात है, ये तो पुरानी बोतल में नई शराब डाली है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। आप देखिए 2024 में संसदीय समिति की रिपोर्ट आई थी, इस जो 2024 में जो लीक हुआ था पेपर, उसमें यह बताया था कि 14 परीक्षाओं में से 5 बड़ी बड़ी परीक्षाएं लीक हो गई है। ये संसदीय समिति की है। और बिहार से जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया था, 90 दिन में चार्जशीट पेश नहीं की तो उसकी जमानत हो गई थी ट्रायल कोर्ट से। फिर वो तो किसी और मामले में अंदर था, इसलिए जमानत से बाहर नहीं आया। आप इस सरकार से ये तो पूछो कि 2000 जो आपने जो लीक हुए थे पेपर, उनमें कितने गिरफ्तार किए थे, कितने अंदर है, कितने बाहर है, कितनों को सजा हुई है? मतलब आप कह रहे हैं अभी कि कुछ भी नहीं हुआ। गंभीरता है हमारे सिस्टम में कि जो पेपर लीक का आरोपी था उसके खिलाफ 90 दिन तक चार्जशीट ही पेश नहीं की।
जी हाँ, बिल्कुल। चार्जशीट पेश नहीं हुई, उसकी तो ये हम सब लोगों को वो तो किसी और ये क्या करते हैं, गुमराह किया जाता है कि बहुत कार्रवाई हो रही है, पेपर लीक माफिया अंदर और ये सब साफ, और इस बार हमें ये क्या है? ये क्या है? आप देखिए, प्रत्येक नेता मंत्री, प्रत्येक अफसर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कानून अपना काम करेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज तक ये किसी को भी सजा नहीं दिला पाए। ये सिर्फ थोड़े दिन जेल में रखते हैं, जब शांत हो जाता है मामला उसकी जमानत हो जाती है। आपने देखा होगा, तो यही रामू सवाल तो राम अभी राय का मैंने उसके बेटे बेटी की वकील जमानत हुई साहिबा से सुप्रीम पूछा कोर्ट से। था कि ऐसा क्यों होता सरकार है? नहीं गई उनकी जमानत का विरोध करने। बताइए। हाँ, ये तो इससे ज्यादा और क्या गंभीर होगा सर, आप जो कह रहे हैं। प्रियांश सोगानी साहब भी हमारे साथ जुड़े, मैं चाहता हूं कि एक बार उनकी टिप्पणी भी हो जाए। प्रियांश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। लेकिन आज की तारीख का सबसे गंभीर और सुलगता हुआ सवाल यही है प्रियांश जी कि हमारे बच्चे जब डॉक्टरी के दाखिले के लिए परीक्षा दें, देश की सबसे बड़ी परीक्षा लीक हो जाए, तो फिर सिस्टम पर भरोसा कैसे करें? उन बच्चों का क्या होगा? उनकी तरफ से कौन सोच रहा है, या उनकी परेशानी को क्या हम महसूस कर पा रहे हैं? सर, मैं मेरा अगर इंट्रोडक्शन दूं तो मुझे लगभग 14 से 15 साल हो गए नीट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, और लगभग 40 से 50 हजार स्टूडेंट्स के साथ में इंटरैक्ट ऑलरेडी कर चुका हूं। अभी सबसे ज्यादा जो दिक्कत हमें देखने को मिल रही है, कई बच्चे ऐसे हैं सर जिनके 680 नंबर आ रहे थे मेहनत करके, 690 नंबर आ रहे थे सर, और अब वो मजबूर हैं। जी सर, आप लगता है कि आपका नेटवर्क चला गया बीच में, लेकिन मैं वापस आप आ जाएं। तब तक लिपिका जी, जो जोशी साहब ने सवाल उठाया लिपिका जी कि अरेस्ट होते हैं और कुछ दिनों में जमानत हो जाती है, यही है कड़ी कार्रवाई? जी, क्या सजा का प्रावधान है? क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, अगर कोई पेपर लीक करता है उसके लिए क्या सजा है कानून में? देखिए, जो पहले आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड है, वो भारतीय न्याय संहिता है, वो पिनल कोड है, उसमें डिफरेंट प्रोविजंस हैं। मैं दर्शकों के पर्सपेक्टिव से बिना कॉम्प्लिकेट किए सिंप्लीफाइड तरीके से एक चीज कहूंगी, और मैं सर के बिल्कुल साथ हूं जो सर कह रहे हैं। मैं उस चीज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से रखूंगी। मुद्दा ये नहीं है कि सजा हो रही है कि नहीं हो रही है, वो एक लीगल प्रोसेस है, क्राइम का है। क्राइम गिव्स अ चांस टू द पर्सन जो अक्यूज्ड है उसको भी टू प्रूव देमसेल्फ। मैं बात यहां कर रही हूं कि अब ये सिचुएशन हो चुकी है इस देश में, तो दिस इज द राइट टाइम टू हैव अ लीगल रिफॉर्म्स। जो सर ने बोला, दो मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है, एक लीगल रिफॉर्म्स और एक एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। जो लीगल पर्सपेक्टिव से बोलूंगी, अब जरूरत हो गई है कि हम एग्जामिनेशन पेपर लीक को ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक क्राइम की कैटेगरी में डालें, और एक्सपेडाइट करने के लिए वो एक्सप्रेस प्रोसेस फॉलो हो, इंस्टेड ऑफ वो चार्जशीट फाइलिंग और जो नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसेस होता है। तो हम डेफिनेटली इसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं। तो दो प्रोसेस है, एक तो हम एग्जामिनेशन सिस्टम पूरा क्लींस करें, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं ब्रीफली कि कैसे किया जा सकता है, वो अपने आप में एक प्रोसेस है। बट सबसे जरूरी है, मैं आपको दो तीन चीजें बोलनी चाहूंगी क्विकली कि चैलेंजेस क्या और लूप होल्स क्या है। लूप होल सबसे बड़ा क्या है कि एनटीए का रीस्ट्रक्चर में टाइम लगेगा। दूसरी चीज है लॉजिस्टिक। आज भी एग्जामिनेशन फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पे आधारित है, पेपर प्रिंटिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट में ह्यूमन इंटरेक्शन है, ये हमें ऑलमोस्ट रिड्यूस करके डिजिटलाइज करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, चैलेंजेस क्या है। सीबीटी की बात कर रही है पिटीशन। सीबीटी क्या है, दर्शकों के लिए बताऊंगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉडल है। ये तो आप प्रियांश जी बता देंगे लिपिका जी। ये तो थोड़ा सा प्रियांश जी वापस आ गए। मैं चाहता हूँ प्रियांश जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं लिपिका जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है? यस सर। जी। तो सर, इसमें मेरा कहना यह है कि इसमें बच्चे का कसूर क्या है सर? बच्चा पूरे साल भर मेहनत करता है, कई बच्चों के सर 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, कई बार घर वाले सीधे सीधे ये बोलते हैं कि इस बार होगा कि नहीं होगा, नहीं तो तू बता क्या करना है, सीधे हम तो फीस जमा करा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें एकदम कट टू कट बच्चे से पूछी जाती हैं सर, और बच्चे का कई बार ये लास्ट ऑप्शन रहता है। एक तरफ हम सुसाइड को लेकर जो है इतने बड़े बड़े मुहिम चलाए जाते हैं, कई सिटीज एकदम नेगेटिविटी की और जो है पूरा उनको प्रमोट किया जाता है कि ये तो सुसाइड सिटी है। अच्छा ठीक है, सिटी तो सुसाइड सिटी है, मगर ये क्या है सर? ये किस लेवल पर बच्चे को मजबूर किया जा रहा है? ये क्या है सिस्टम की तरफ से? ये कौन सी आप जो है मतलब एक मैनेजमेंट को लेकर एक धब्बा है सर? इसको तो ये बच्चे के लिए बहुत हजारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का गला घोंट देना, इस तरह से उनके सपने मार देना।
ये बिल्कुल गलत है सर। मतलब मैं 14 घंटे भी, मैं खुद नीट एजुकेटर हूं, मुझे 14 साल हो गए, अब भी सर 680 नंबर वाला बच्चा दोबारा एग्जाम देगा, 690 नंबर वाला जो बच्चा है वो एग्जाम देगा, जिसको हमने देखा था कि साल भर इसने पूरी पूरी मेहनत की है। अब उसका क्या कसूर है सर? अगर गलती से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मुझे तो इसका जवाब चाहिए सर। इसको स्मूथली क्यों कंडक्ट नहीं कर सकते हम? इसके अंदर बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं सर। इसको फेजेस में कंडक्ट किया जा सकता है, इसको ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कर सकते हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है सर, हम क्यों अटके हुए हैं अभी उसी वापस से वही ऑफलाइन मोड के एग्जाम के अंदर? बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सीरियस लेना चाहिए। लेकिन प्रियांश जी, इसमें भी दो तरह की बातें हैं। कुछ कोचिंग टीचर्स ये कहते हैं कि अभी भी गांव के दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर इंटरनेट की और इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है बच्चे उस बात को लेकर के, सर लो फीस मॉड्यूल बेस नहीं है कि उनको तुरंत इस तरह के एग्जाम में बिठा दें तो उनके परफॉर्मेंस पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। सर हमारा जो भारत है वो इतना भी पिछड़ा हुआ नहीं है कि इंटरनेट तक की सुविधा उसमें उपलब्ध ना हो सर। 5-6 हजार रुपए तक की यहाँ पर कोचिंग आजकल अवेलेबल है। बच्चा कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से मैनेज कर लेता है। जहाँ पर कई लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, मनरेगा का काम चलता था, कई ग्रामीण इलाकों में परिवार वहां से जाकर के और अपने बच्चों के लिए जो है रोटी का जुगाड़ करते हैं सर। कई मैंने आंखों से देखा, कई ग्रामीण इलाके ऐसे भी हैं जहां पर आप देखिए राजस्थान में तो आज भी मिर्ची रोटी खाई जाती है। यस सर। बाजरे की रोटी के साथ मिर्ची बांट करके वो अपना गुजारा, उनको हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं मिलती हैं, उनको वो दालें नहीं मिल पाती हैं, उनको उनकी थाली के अंदर वो पोषक तत्व नहीं हो पाते हैं। ये आज भी समस्या सर पर है। ये सारी चीजें जेईई मेंस के टाइम पर क्यों नहीं सोची जाती हैं? जब वो हो रहा है, गांव का बच्चा क्या जेईई की तैयारी नहीं करता? 2 स्टूडेंट हमारे साथ हैं सर, आप ही के, और भुवन सागर है हमारे साथ, स्टूडेंट हैं, छात्रा हैं, और साथ ही अनिष्का गुप्ता भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। भुवन, मैं आपसे, जो सर ने कहा है उस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं? ये नीट के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं इस वक्त जब आपको पता चला आपने मेहनत करके इतने टाइम तक तैयारी करके एग्जाम दिया और वो रद्द हो गया? सर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मजाक है क्या ये? मतलब हम हर बार तैयारी करते हैं, हर बार, मतलब क्या कहूँ मैं, हर बार लाख का फीस भरते हैं, हर बार इतनी तैयारी करते हैं और कभी कट ऑफ हाई चले जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी पेपर टफ आ जाता है, कभी 1-2 नंबर से रह जाते हैं जी। मतलब हर बार कभी कोचिंग करे, बार बार हमारी फैसिलिटी। जी भुवन, मैलन में पढ़ती हूँ, मैं तो ले सकती हूँ, लेकिन जो मेरे से इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं है वो मेरे से कैसे करेंगे? जी हम सुन रहे हैं भुवन, आप बोलिए। हेलो जी भुवन बोलिए, आप, हम सुन रहे हैं। बहुत ये बड़ी बातें कही है आपने, और एक छोटी सी उम्र में इतनी सारी मेहनत, और हम समझते हैं इस बात को कि इतनी सारी मेहनत पर एक झटके में पानी फिर जाता है। अनिष्का, आप पहले भी जुड़ी थी हमारे साथ में, और इस वक्त आप क्या कहना चाहती हैं जो सर ने कहा और जो भुवन कह रही हैं? अनिष्का। जी सर, अभी ये बहुत क्रूशियल टाइम है हमारा भी। एक नीट एस्पिरेंट जो पूरे साल से तैयारी कर रहा था, उसे अचानक से ये न्यूज़ मिले कि दोबारा से आपको प्रिपेयर करना है। जैसे आज मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया है सर, बहुत हार्ड होता है दोबारा उठ के तैयारी करना एक स्टूडेंट के लिए। सर हम तो फ्री होके बैठ गए थे कि थोड़ा सा रेस्ट हमें मिलेगा 5-10 दिन का, बट सर एकदम से पता चलता है कि दोबारा रीस्टार्ट करना है, तो सर ब्रेन को भी थोड़ा टाइम लगा ये प्रोसेस करने में कि एकदम ये हुआ क्या हमारे साथ। आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा भी चिंतित होंगे कि इतनी कोचिंग के पैसे देते हैं, दोबारा वहां पर वो कैसे भेजेंगे, कैसे पूरा का पूरा वापस से समय होगा? जी सर, मैंने ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं, बट मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने ऑनलाइन प्रेफर किया था। जी।
बट सर उसमें भी मुझे काफी प्रॉब्लम्स आई। मुझे माइग्रेन हो गया उसी बीच, चश्मे का नंबर बढ़ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करके इतने मार्क्स तक हम पहुंच पाते हैं, फिर एकदम से पता चलता है। लेकिन अब आगे भी कोई रीनीट जैसे हो रहा है, तो उसमें भी कोई श्योरिटी हमें नहीं है कि क्या पता ये भी कहीं लीक ना हो जाए। प्लस जब भी कोई री एग्जाम कोई भी कंडक्ट होता है तो उसका डिफिकल्टी लेवल भी हाई जाता है। तो अब पता नहीं, मतलब तैयारी ही कर सकते हैं हम, अपना बेस्ट दे सकते हैं, आगे रिजल्ट का। भुवन, मम्मी पापा ने कुछ बोला ये एग्जाम रद्द होने के बाद में, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? हेलो भुवन जी। होगा। हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरी जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। ओके। आई वॉज 70% श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा इस बार, मेरा पक्का है, काउंसलिंग करवाऊंगी जी। एंड अब मेरा क्या पेपर डिफिकल्ट बनेगा, टफ बनेगा, क्या मालूम है, क्या कट ऑफ कैसे जाएगी, वापस लीक हो जाएगा, क्या श्योरिटी क्या है, मतलब क्या दे सकते हैं गवर्नमेंट हमें? तो आप सरकार को, एनटीए को, जो ये एग्जाम करवाती है संस्था, उसको कुछ कहना चाहती हैं? जी सर। सर मैं खाली ये कहना चाहती हूँ कि आप सीबीटी अगर करवाते जी तो ये कुछ होता ही नहीं। हर बार लीक होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। आप कुछ ऐसा करिए ना, सीबीटी मोड में कीजिए। जी मीन्स होता है सीबीटी मोड में ही होता है, एडवांस होता है, सीबीटी मोड में होता है। कभी चीटिंग हुई इसमें? जी। अनिष्का, आप कुछ कहना चाहती हैं सरकार को, हमारी सरकार को, हमारे देश के शिक्षा मंत्री को, एनटीए को, एजेंसी को जो जांच कर रही है, सीबीआई, उनको? जी सर, जैसे कि पहले के टाइम होता था मोनार्की में कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो जैसे जब कोई भी पेपर लीक होता है तो वो जब ही लीक होता है जब पेरेंट्स या वो जो पेपर माफिया जो एक पर्टिकुलर अमाउंट की फी लेता है, तो वो भी कोई आम फी नहीं होती है, वो भी कोई ऐसा ही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास बहुत पैसा हो। तो सर कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि दोबारा से वो मोनार्की वापस आ रही है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मेरी बहनों, ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं और शर्मसार हैं हम सच में आपकी इन बातों को सुन करके, और जिस तरीके से पेपर लीक हुआ कि हम इस सिस्टम को फुल प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। और जोशी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं हेमंत जी इस बच्ची की बात सामने रखना चाहता हूं जी। ये बता नहीं पाई कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अब जितने भी राजनेता है ना जो सत्ता में हैं, जिनके परिवार वाले देखिए आप, कोई आईएएस बन रहा है, कोई आरएएस बन रहा है, इंटरव्यू में 80-80 नंबर ले रहे हैं। ये बच्ची ये कहना चाह रही है, ये जो गरीब के लोग हैं ना, गरीब वाले जो अपनी खेती बाड़ी सब दे करके भेजते हैं और फिर इन परीक्षाओं में बिठाते हैं, उन बेचारों की कोई नहीं सुनता है। ये जितने भी राजनेता है ना, इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि दोनों बच्चियां जो बातें बता रही है कि इनको जमीन जायदाद सब लेकर के अपनी परीक्षाएं पढ़नी पड़ती है। अब ये ऑनलाइन पढ़ रही थी तो ऑनलाइन की फीस नहीं लगती क्या? दिन भर टीवी के सामने अपने लैपटॉप के सामने बैठ करके पढ़ती है, आंखें कमजोर हो गई है। इन सब चीजों की कोई, इनको नेताओं को कोई फुर्सत नहीं है देखने की। और आप देखिए इनके हर परिवार का सदस्य, कोई डॉक्टर मिलेगा, कोई इंजीनियर मिलेगा, कोई आरएएस मिलेगा, और इसी तरह की चीजें हैं। जबकि इनको ये सोचना चाहिए कि इन बच्चियों का क्या होगा जो गरीब तबके से आई है। प्रजातंत्र का मतलब ही यही है कि जो पहले का राजा रजवाड़े का राज था वो समाप्त हो, और आम नागरिक जो मेहनत करता है वो का स्टूडेंट बने, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन इन दोनों बच्चियों का दर्द अगर ये राजनेता सुन रहे होंगे तो इनको शर्म के मारे इनको टिल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। आप तो टीचर हैं, और केंद्र के शिक्षा मंत्री को और इतने लंबे समय से सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जोशी साहब ठीक है। 2026 में भी उसके पेपर लीक हो गए। जी जोशी साहब ठीक है जी। क्या सलाह देना चाहते हैं, कैसे सुधरेगा ये सिस्टम, कैसे फुल प्रूफ बनेगा? हमें कुछ बताइए सर, कोई तो रास्ता होगा कि हर एक परीक्षा इसी तरह से बैंड चढ़ जाती है? सर मेरे आपके चैनल के थ्रू बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि मैं बच्चों की बात आप तक कन्वे कर पाऊं। मेरी दो बेसिक डिमांड है, जी तक पहुंच पाए। सबसे पहली मेरी डिमांड है कि मेरी जो लीक होने, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है सर।
कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं? नहीं आ रही है सर। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप जगह चेंज करें जब तक मैं वकील साहिबा लिपिका जी को का एक टिप्पणी ले लूं। जी लिपिका जी, आप कुछ कहना चाह रही, संक्षेप में बताइए। मैं इन बच्चियों के इमोशन अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप 2-2 साल तैयारी करें और पेपर लीक हो जाए। जब आप सोच रहे हो कि पूरे देश को अनुभव करना होगा इन बच्चों के इमोशंस को, इन सभी बच्चों के इमोशंस को। मैं ये कहूंगी कि ये सिस्टमिक फेलियर है विदाउट डाउट, और हमें क्या टाइट करने की जरूरत है? हमें 2 लेवल पे सिस्टम टाइट करने की जरूरत है। ओवरऑलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम, सीबीटी मेरी पर्सनल राय है बहुत डिफिकल्ट होगा ट्रांसपेरेंसी से ऑल ओवर इंडिया सेटअप करना, जो आप खुद ही बता चुके हैं कि नेटवर्क इशू है, खाने पीने के इशू है। तो मैं 2 चीजें बोलूंगी। ओवरऑलिंग जब सिस्टम की बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम तो पूरा चेंज होना चाहिए, आपको मोर डिजिटलाइज में मूव करना पड़ेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेपर लीक में, प्राइवेट कोचिंग माफिया, ऑर्गेनाइज पेपर सॉल्वर्स, ये लोग हैं जो लीक करवाते हैं क्योंकि वो पैसे लेते हैं। ठीक है। सो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है, क्रिमिनल नेटवर्क का मामला है, और कई राज्यों में इंटरस्टेट रैकेट ऑपरेट करते हैं। जी प्रियांश जी, अंतिम टिप्पणी सर। जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, और माफी है कि चारों तरफ इस तरीके से परीक्षाओं को लेकर जब अंधेरा छाया हुआ है, हमारे इस देश के भविष्य, हमारे बच्चों की जो उम्मीदें हैं वो एक रोशनी की किरण दिखती है। तो इतना ही संदेश है कि प्यारे बच्चों, फिर से आप उठ खड़ा होना, जो आप हमारी शान है, और आप ही हमारी उम्मीदें हैं कि जब आप उठेंगे इस सिस्टम को शायद आप दुरुस्त कर पाएंगे और आगे बढ़ कर के कुछ कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी सरकारों से यही गुजारिश है कि इन सब की भावनाओं का ख्याल रखें। कम से कम एक फुल प्रूफ सिस्टम परीक्षा को लेकर के तैयार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की परीक्षा हो, ताकि फिर से किसी बच्चे को इस तरह से परेशान नहीं होना पड़े। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। नमस्कार।